लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम को देखा था कि डबल एंट्री सिस्टम इज अ कॉन्सेप्ट ऑन विच अकाउंट्स होल ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड, मतलब सारा अकाउंटिंग बेस्ड है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स व्हाट? एनी इकोनॉमिक और ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मीन्स द ट्रांजेक्शन विच आर इनकर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, and money means the legal currency of that country. Suppose we doing accounting in India, then we have to do all the accounting work in terms of INR, Indian National Rupee. Suppose we import means what? Buying goods from abroad, विदेश से जो सामान खरीद रहे हैं, ठीक है ना। अब suppose we import the machinery from United States, then the company of USA will charge $, है ना। जैसे मान लो कि हमने $10,000 का एक मशीन खरीदा, मतलब यूएस की कंपनी ने मुझसे $10,000 डिमांड किया, बट मेरे पास क्या है? डॉलर के रुपए हैं, इंडिया में रुपए हैं, तो मैं इस रुपए को कन्वर्ट कर दूंगा, एक्सचेंज करवाऊंगा और मैं डॉलर बाई कर दूंगा। जब मैं डॉलर बाई करूंगा, $10,000 बाई करूंगा, तो $10,000 के लिए मुझे कितने रुपए चाहिए, उसके लिए एक एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, फॉरेक्स। जब आप आगे सीए में करोगे तो फाइनल में ये बहुत सारे मतलब चैप्टर्स मिलेंगे आपको, मैनेजमेंट के चैप्टर, एंड इसमें बहुत अच्छा कैरियर होता है कि डॉलर को बाई और सेल करके पैसे कमाते हैं। जैसे हम शेयर बाई करके पैसे कमाते हैं हम लोग, वैसे। चलो, तो अभी आपकी शुरुआत हो रही क्लास करियर की। तो उसमें क्या है ना कि जैसे वो $10,000 का खरीदेगा, तो एक्सचेंज में मान लो कि 82 रुपीज है, $1 इक्वल्स टू 82। तो अगर $10,000 का मशीन का पेमेंट करेंगे तो कितने रुपए चाहिए? 10,000 इंटू 82 कितना आएगा? 8,20,000। तो मशीन मेरे पास यहाँ आ गया। मान लो कि यही मशीन यूएस से आया है, जिसकी वैल्यू $10,000 थी, बट ये हमारे लिए एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है। मशीन हमारा एसेट। एसेट्स मीन्स द प्रॉपर्टी विच आर रिपीटेडली यूज्ड बाय द बिजनेसमैन, विच गिव्स द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो इसका हम जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो बताओ $10,000 लिखेंगे कि 8,20,000 रुपए लिखेंगे? क्या वैल्यू लिखेंगे? $10,000 लिखेंगे कि क्योंकि देखो $10,000 इक्वल टू 8,20,000 हुआ ना रुपए, तो हम कितना लिखेंगे? $10,000 लिखेंगे इंडिया में कि 8,20,000 रुपए लिखेंगे? 8,20,000 रुपए लिखेंगे, बिकॉज वी डूइंग अकाउंटिंग इन इंडिया। तो कोई भी फॉरेन कंपनी भी अगर इंडिया में बिजनेस करते हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ह्यूंडई हो गया, सुजुकी हो गया, दीज कंपनी आर फॉरेन कंपनी, बट उनकी ब्रांचेस इंडिया में है, तो इंडिया में उनका अकाउंटिंग होता है। इंडिया के में जो बिजनेस चलती होगी तो वहाँ अकाउंटिंग होता होगा, और जो भी अकाउंटिंग इंडिया में हो रहा होगा उसका वैल्यूएशन रुपए में होता है। मान लो लोग एप्पल का फोन लेते हैं, ह्यूंडई की कार लेते हैं, सैमसंग का फोन लेते हैं, तो उसका पेमेंट डॉलर में करते हैं कि रुपए में करते हैं। लेकिन कभी देखते होंगे कि जो ऐसे कभी फोन लॉन्च होता है, तो जो बोलने वाला होता है, कभी फोन लॉन्च देखे हैं जो जैसे सैमसंग का, चाहे कोई भी फोन का या एप्पल का, कभी देखे हैं? नहीं देखे? देखें तो उसमें क्या बोलते हैं ना, जस्ट $1,000, ऐसे वो डॉलर बोलते हैं। अब इंडियन टेलीविजन, अगर कोई इंडियन न्यूज चैनल पर देखेंगे तो वो बोलता है कि इतना डॉलर नहीं, इतना रुपए लगेंगे। और हम $1,000 सोच के चले, और हम एक ऐसे इंसान को बताएं जो डॉलर और रुपए का एक्सचेंज नहीं समझते। वो समझता है कि $1,000 तो $1,000। अब कुछ लोग बोलते हैं कि $1,000 में मिल रहा है, लेकिन $1,000 में जाते हैं तो लेके जाते हैं, खरीद जाते हैं, मिलेगा नहीं। $1,000 तो आप 82,000 रुपये हो जाते हैं, है ना। चलो, तो मेरे कहने का मतलब है कि वी डूइंग अकाउंटिंग इन इंडिया, इफ वी डूइंग अकाउंटिंग इन इंडिया, we have to record all the monetary transactions which incurred in terms of money, and money means the legal currency of that country. If to be doing accounting in India, we have to use the INR. If we do accounting in USA, we have to use the US dollar. ठीक है।
डेबिट के डबल एंट्री से एक ट्रांजेक्शन अगर डेबिट होता है अकाउंटिंग हेड, तो दूसरा अकाउंटिंग हेड क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन 1494 में हुआ था, लुकास पास्टोरी ने किया था। वो कहाँ के थे, इटली के थे। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग तीन है, कितने हैं, तीन है, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल एंड गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी मीन्स कंसिस्टेंट, यानी वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन एवरी फील्ड। अगर हम अकाउंटिंग में कोई मेथड अप्लाई करते हैं, मेथड पॉलिसी जो हम पढ़ेंगे आगे, कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तो हमको अपने मेथड को चेंज नहीं करना है। और हम डेली अपने मेथड को चेंज कर दें तो क्या हम कंसिस्टेंट कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। कंसिस्टेंसी मेक्स अ मैन परफेक्ट। कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ को सक्सीड आसानी से कर सकते हैं। अमेजोन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, और अमेजोन की नदी दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी नदी है। अब नदी में पानी होते हैं, नदी में क्या होते हैं, लेकिन पानी आता कहाँ से होगा, कहीं ना कहीं इसका ओरिजिनल पॉइंट होता होगा ना। अमेजोन की नदी की कहानी जानते हैं, अमेजोन की नदी की कहानी जानते हैं कि उसमें पानी कैसे आता है, नहीं जानते। अमेजोन की नदी बहुत बड़ी है और पानी इतने हैं कि आप डूब जाएंगे, हम सब डूब जाएंगे। बट उसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है नदी में पानी आने का, जहाँ से पानी आता है, जैसे हिमालय से पानी गंगोत्री से आते ना, तो अब अमेजोन नदी का जो ओरिजिनल पॉइंट है कि पहाड़ से पानी जो है वह बूंद गिरता है, एक बूंद गिरता है, फिर दूसरा बूंद गिरता है, फिर तीसरा बूंद गिरता है, ऐसे गिरता है। बट वो ड्रॉप गिरने में जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 8 सेकेंड का होता है। 8 सेकेंड इन द सेंस से कि अगर एक ड्रॉप गिर गया तो सेकेंड ड्रॉप गिरेगा 8 सेकेंड बाद, थर्ड ड्रॉप गिरेगा फिर 8 सेकेंड बाद, फिर 8 सेकेंड बाद। बताइएगा अगर मान लीजिए हमारे घर में, अपने घर में जो टैप होता है नल, वो कभी टॉप टॉप करते रहता है, तो आप लोग हम इग्नोर कर देते हैं। या मान लो कि अगर हम यहाँ एक बूंद गिराए सूख जाएगा, दूसरा बूंद गिराए सूख जाएगा, तीसरा बूंद गिराए सूख जाएगा, हम कहे भाई सूख ही जा रहा है, छोड़ दो, नहीं करेंगे कुछ। लेकिन हम ठान ले कि नहीं, हम हर बूंद पे 8 सेकंड लगा के गिराते रहेंगे, लगातार गिराएंगे 8 सेकंड पर। तो यहाँ पर कहना है कि जो अमेजोन की नदी में जो पानी आ रहे हैं, जहाँ पर एक एक बूंद गिरने में 8 सेकंड लगते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो एक दिन, एक महीना, 1 साल, 10 साल की बात है। वो जब से वो सृष्टि बना होगा, जब से वो इन्वायरमेंट वहाँ बना होगा, वहाँ उस समय से पानी टप टप गिर रहा है। उसके बाद फिर बारिश भी होगी, तो बारिश के पानी तो वहीं आए होंगे। तो ये कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंट अगर आप किसी चीज़ में रहते हो ना, कंसिस्टेंट रहते हो, तो कोई भी चीज़ आपके लिए टफ नहीं है, इजी हो जाता है। चलो, एक्रूअल मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन जिस साल एक्रू होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि कंपनी या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनता है कि हमको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसलिए नहीं कि भैया 2 साल करके छोड़ देना है। कोई ऐसा पर्पस होता है बिजनेसमैन का कि 2 साल ही बिजनेस करके छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो हमेशा चाहेगा बिजनेस क्या करे, एक्सपैंड करे। अब जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग ईयर इंडिया में 2 प्रकार के होते हैं, जहाँ पर एक कैलेंडर ईयर है और एक फाइनेंशियल ईयर है। कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग ईयर वैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं जिनको लीगल कंप्लेंट ज़्यादा फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन कंपनी सबको फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने होते हैं। कैलेंडर ईयर 1 ईयर कवर करता है, जहाँ शुरुआत होता है जनवरी से और एंड होता है दिसंबर में। और फाइनेंशियल ईयर में 2 ईयर कवर होता है, जो शुरुआत अगर करंट ईयर में हो रहा है तो एंड कब होगा, नेक्स्ट ईयर में। जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड एंड ऑन मार्च 31, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल एंड हुआ है 23-24 खत्म हुआ है, और जो कंटिन्यू फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो क्या चल रहा है, 24-25 चल रहा है, जिसमें एक ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है। ओपनिंग इन द सेंस फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड क्लोजिंग इन द सेंस लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग आइडेंटिफाई। एक्रूअल, एक्रू का मतलब होता है किसी चीज का होना, एक्रू। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है, जैसे मान लो ये डिस्कस हम करेंगे ऐसे डिटेल में। अभी एक्रूअल को थोड़ा सा ब्रीफ बताते हैं। मान लो कि हमारा बिजनेस प्रीमाइसेस एक रेंटेड प्रीमिसेस पे है, मतलब ये कोचिंग मेरा रेंटेड प्रीमिसेस पे चल रहा है।
और हम इस यहाँ पे 10,000 पर मंथ रेंट पे करते हैं। तो ये तो पर मंथ है, तो इन 1 ईयर कितना पे करेंगे? 1,20,000 पे करेंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनता है तो साल भर का बनता है। हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो मेजर करते हैं तो पूरे साल भर का, यानी साल के अंत में क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। तो एज अ बिजनेसमैन रेंट इज आवर एक्सपेंसेस, रेंट इज आवर एक्सपेंस है, बिकॉज वी पेड द रेंट। और वही रेंट रिसीव करते तो मेरे लिए क्या कहलाता है? इनकम। रेंट रिसीव करते तो क्या कहलाता है? इनकम। जैसे ट्यूशन भी हम रिसीव करते तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। हम रेंट पे करते तो मेरे लिए एक्सपेंस कहलाएगा। तो हम रेंट पे करते ये मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंस। तो एज अ बिजनेसमैन हम 1 साल का एक्सपेंस कितना मानेंगे? ये एक्रू कहलाएगा। एक्रू हुआ 1,20,000। लेकिन मान लो कि हमने पेड किया फॉर 11 मंथ ही किया, यानी हम लैंडलॉर्ड को बोलते हैं कि सर मार्च का पैसा हम अप्रैल में देंगे। अब बताइए, मार्च और अप्रैल में अंतर है? एकदम अंतर है। मार्च और अप्रैल में 1 महीने का अंतर बोल सकते हैं, और अकाउंटिंग ईयर की भाषा में कहे तो 1 साल का अंतर हो जाएगा। मार्च मान लो कि मार्च 2024, ध्यान सुनिएगा, जैसे मार्च 24 और अप्रैल 24, अगर कैलेंडर ईयर पकड़े दोनों एक ही साल 2024 है, कैलेंडर में एक ही साल है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर पकड़ेंगे तो मार्च 24 अगर लिखा हुआ है तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा? मार्च 24 कौन सा फाइनेंशियल कहलाएगा? 2023-24, क्योंकि 24 मार्च में खत्म होता है, मार्च 31 को खत्म होता है। लेकिन अप्रैल 24 कहते कौन सा फाइनेंशियल कहलाएगा? आप बताइए। तो 1 महीना के कारण ही 1 साल का अंतर पड़ गया ना। यानी सर एक था प्रीवियस ईयर 23-24 कहलाया गया और करेंट ईयर क्या कहलाया? 24। बिकॉज वी फॉलो द फाइनेंशियल ईयर, वी फॉलो द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर में क्या 2 साल यहाँ पर हो गया। तो अगर मान लो कि हम मार्च का पैसा अप्रैल में दे रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मार्च का पैसा कब दे रहे हैं? हमने क्या बोला कि सर मार्च का पैसा हम 10 अप्रैल को दे देंगे। ऐसा तो प्रैक्टिकली होता है ना एकदम। तो सर मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि सर 23-24 का पैसा हम कब देंगे? बताइए, साल से हो रहा। अब हमको बुक्स ऑफ अकाउंट पे यहाँ पर अलग मेंटेन करना है, यहाँ अलग मेंटेन करना है। लेकिन 24% जो पैसा हम पे कर रहे हैं वो किस साल का पैसा है? प्रीवियस ईयर का ही है ना। तो एक्रुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि सर जिस साल का जो इनकम या एक्सपेंस है उसको उसी साल का मान लो। अगर हम कैश सिस्टम फॉलो करें, कैश सिस्टम, तो मेरा 11 महीने का ही माना जाएगा, 12 महीने का नहीं माना। लेकिन एक एक्रुअल सिस्टम भी होता है। एक्रुअल सिस्टम कहता है कि वॉट एवर द एक्सपेंसेस और इनकम एक्रुअल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दैट अकाउंटिंग ईयर, इधर पेड और नॉट। आप पे किए, नहीं पे किए, ज्यादा पे किए, कम पे किए, खर्चा इस साल का है, इस साल मानो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा, सर मान लो हम 13 महीने का पे कर दे दो, मान लो मेरा 1 महीना प्री एडवांस चलता है, तो 13 महीने का पेड करेंगे तो भी हम एक्सपेंस कितने महीने का मानेंगे? 12 महीने का ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी वजह से ये तो समझ गए ना भैया फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर। लेकिन अब सपोज करो कि मान लो कि यहां पर लिखा हुआ दिसंबर 24, जनवरी 24, सॉरी जनवरी 25। अब बताइए क्या कैलेंडर ईयर यहाँ एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ये कैलेंडर ईयर कहेंगे तो 2024 है और ये कैलेंडर क्या कहेंगे 2025। यहां पर 1 कैलेंडर ईयर ही था, है ना बेटा, जो कि था 2024 था ना। ये कैलेंडर ईयर 2024 ही था ना। अब फाइनेंशियल अलग, यहां पर फाइनेंशियल ईयर एक है। फाइनेंशियल क्या है? एक है। बताओ सकते कौन सा फाइनेंशियल क्या लगे यहाँ पे? बताइए कौन सा फाइनेंशियल क्या लगेगा? 24-25, वेरी गुड। क्योंकि अप्रैल 24 से शुरू होगा तो अप्रैल 24 में दिसंबर 24 में तो आ ही गया ना। अब 25 मार्च में खत्म होगा तो ये फाइनेंशियल कहलाएगा 2024। लेकिन बताइए कैलेंडर
कैलेंडर ईयर क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। कैलेंडर ईयर यहाँ पर 2 हो गया सर, एक 2024 और 2025, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? एक्रोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे और डिस्कस कर लेंगे, बस थोड़ा सा आपको बेसिकली बता दिया है। तो कैलेंडर समझ गए, बेसिक कॉन्सेप्ट में डबल इंडेक्सेशन समझ लिए। अब एक समझिए एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा डेट कितना? आज L4 कर दे, L2 कर देते हैं, यही पेपर चलते हैं। 17 तारीख है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो बेसिक चीजें जनरली जब 11th स्टार्ट होती है तो उसमें ये बेसिक सब चीज नहीं बताया जाता है प्रैक्टिकली, मतलब कि आपको इस रीजन में बिहार मुजफ्फरपुर में आपको जनरली सब नहीं बताया जाएगा। सीधे आएंगे एंड डेबिट क्रेडिट से शुरुआत टीचर लोग कर देते हैं, प्रैक्टिकल समझाते हैं कि अकाउंट्स का मतलब प्रैक्टिकल होता है। लेकिन क्या है ना, अकाउंट्स का मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता, अकाउंट्स का मतलब पहले कॉन्सेप्ट होता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिकली ईजी से बनाओगे। और जो अगर हम अपने फाउंडेशन फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आगे हम MBA कर रहे हो, CA कर रहे हो, अभी UPSC का रिजल्ट कल आया है ना, या आप UPSC भी कर रहे हो, फंडामेंटल फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी बेसिक्स। जब तक हम मीनिंग को समझेंगे नहीं, कैसे हम उसको कोरिलेट कर पाएंगे, कैसे हम डिस्कस कर पाएंगे। जब हम कहीं बातें करते हैं ना 4 लोगों के बीच में, तो वहाँ पर हम सवाल नहीं बनाते, हम जो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रहते हैं उसी पे हम अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, अपने थ्योरी को बढ़ाते हैं, यही ना होती है। तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि पहले हमें अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने हैं। जब हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा देन आफ्टर हम न्यूमेरिक्स पे अच्छे सवाल को कमांडिंग तरीके से बना सकते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी, एंटिटी मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी मीन्स व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस मीन्स जानते होंगे जो वहाँ पर ट्रेड होता है, एंड बिजनेस का मतलब होता है टू गेट द प्रॉफिट, टू गेट द प्रॉफिट। बट प्रॉफिट कमाने के तरीके चेंज हो चुके हैं। पहले प्रॉफिट कमाने के तरीके मतलब ट्रेडिशनली प्रॉफिट कमाने के तरीके होते थे बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब कहावत सुने हमने, बाय हुक और बाय क्रुक मतलब जैसे भी हो प्रॉफिट कमा लेना है। जैसे मेला में होता है, सामान खराब हो, पुराना हो, कैसा हो, टूटा फूटा बेच के प्रॉफिट कमाना है। जैसे अभी गर्मी का समय है, अब गर्मी में स्वेटर बेच दो, सेल बढ़ाना है, तो ये हुआ बाय हुक बाय क्रुक, है कस्टमर को बेवकूफ़ बना के। लेकिन आज समय में बिजनेसमैन बोलता है कस्टमर को बेवकूफ़ हम एक बार बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते। और कस्टमर होशियार हो चुके हैं, उनके पास अब सारे रिसोर्सेज है आइडेंटिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए। इसलिए अब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट कमाने का जो तरीके हैं, तरीका, इरादा तो प्रॉफिट कमाना ही, बट तरीका क्या चेंज हो गया है। अब है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ द कंपनी, कि वी सेटिस्फाई द कस्टमर। इसे देखिएगा हमेशा कंपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज करती है। प्रमोशनल एक्टिविटी इन द सेंस कि कोई सेमिनार वगैरह, कूपन वगैरह, रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक वगैरह वगैरह। अब देखो अभी IPL चल रहा है तो वहाँ पर देखिए कंपनी सबका कितना एडवर्टीजमेंट होता है, टाटा की भी अपना एडवर्टीजमेंट। उसमें एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। जैसे अब जैसे मान लो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर कोई पर्सन है, चाहे इसमें एक इमेज बना लेते हैं। चलो इसको डाल देते हैं, इसके बाद पैसे डाला है। एक कोई इंडिविजुअल लग रहा है ना, जगह ढेर सारे पैसे हैं, क्या नाम रख दिया जाए इसका? मिस्टर हर्ष रख दे। और मिस्टर हर्ष के पास सपोज करो इसके पास है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए ज्यादा होता है कम होता है? कम होता है, डिपेंड करता है। गरीब से पूछेंगे तो बोलेगा बहुत ज्यादा होता है।
मिडिल क्लास बोले हाँ ठीक होता है, अमीर सोचते हैं हमारा तो डेली का खर्चा है ना। डिपेंड करता है, ज़्यादा काम महंगा सस्ता पता है वो हमारे स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, हमारे क्लास पे डिपेंड करता है। कुछ सस्ता है क्या है महंगा क्या है, वो आप हमारे साथ अर्निंग पे डिपेंड करता है। एक रिक्शा वाले के लिए 50 रुपये का बर्गर बड़ा महंगा है, बेटा बर्गर लाए हैं पापा कल भी ना, बेटा कल नहीं लाएंगे, कल नहीं, अब अगला सप्ताह ले आएंगे, है कि नहीं है। लेकिन एक मिडिल क्लास होगा तो पापा बर्गर, अच्छा ठीक है बेटा आइसक्रीम मिलेगा क्या, ठीक है आइसक्रीम लेते आएंगे, तो वो हो गया। तो मिस्टर हर्ट से उसके पास 50 लाख रुपए हैं, तो 50 लाख में अपना अच्छा थोड़ा सा अच्छा मतलब कि लोकल स्टेटस स्टैंड पे अच्छा बिजनेस कर सकता है। नेशनल लेवल पे हम नहीं जा सकते 50 लाख, 50 करोड़ भी कम जाएगा। अभी जैसे वोडाफोन आइडिया के पास 2 लाख करोड़ का कर्ज है और 20,000 करोड़ मार्केट से उठाने वाली है। 20,000 करोड़ मतलब ऊंट के मुंह में जीरा इंटरनेशनल लेवल पे कहलाएगा, लेकिन लोकल लेवल 20,000 करोड़ जिसके पास रहेगा तो राजा होगा वहाँ का। अब इसके पास पैसे हैं, तो अगर कभी भी आपको लाइफ में सक्सेस होना है और आपको ढेर सारे पैसे बनाने हैं, तो यू हैव टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू नो अबाउट द फाइनेंस, यू हैव टू नो अबाउट द बिजनेस, हाउ टू ग्रो द बिजनेस। धीरू भाई अंबानी चले गए, लेकिन देखिए वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके चले गए कि अब आने वाला जो भी वंश होगा उसको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक नौकरी करने वाले परिवार में मान लो कि एक इंसान नौकरी करते हैं और वो अच्छा से कमाता है, लेकिन जब वो अपने बच्चे की परवरिश करेगा ना, तो उसको भी नौकरी करने की तैयारी करनी पड़ेगी। और जब ये शुरुआत करेगा तो फिर वहाँ से शुरुआत करेगा, अपने लेवल से कर रहा है। लेकिन धीरू भाई अंबानी जैसा किया कि उसका नात पोता बनेगा ना, नहीं पोता, पर पोता भी तो आ ही गया उसका, पर पोता समझते हैं, पोता का बेटा तो उसका आ गया ना, तो वो भी शायद ट्विन कुछ हुआ है ऐसा, नहीं ट्विन हुआ है ईशा अंबानी का। अब बताइए उसका भी खर्चा महीने का होगा लाखों करोड़ों, डिपेंड करता है। तो मिस्टर हर्ष एक इंडिविजुअल है जो बिजनेस शुरू कर रहा है और मान लो कि एक स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहा है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में उसने 50 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। कितना इन्वेस्ट कर दिए? इन्वेस्टेड बाय हर्ष, इन्वेस्टेड बाय हर्ष। क्या हम हर्ष को ओनर कह सकते हैं? मालिक वही ना होगा। ओनर को हम प्रोपराइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोपराइटर। और ये बिजनेस कर रहे हैं तो इसको ट्रेडर भी कहेंगे। क्या हर्ष अकेला है कि हर्ष के साथ कोई और भी है? अकेला है तो अकेला बोलते हैं सोल। सोल मतलब होता है सिंगल, वन। क्लियर है बेटा? अब 50 लाख रुपए बिजनेस में जो हर्ष ने लगाया, दिस इज कॉल्ड द कैपिटल। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल। एंड हर्ष इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश जो इंट्रोड्यूस, यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कैश इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस मतलब लगाना बाय हर्ष। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्यों है? क्योंकि मनी के टर्म में हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अब हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं, हमने बताया था, डेबिट क्रेडिट, यानी 2 इम्पैक्ट होंगे। तो बिजनेस में जो पैसे आए हैं उसके 2 फॉर्म बनाए। जैसे मान लो कि आप में से कोई बच्चे हमको आज ट्यूशन पे दिए, तो इसके 2 फॉर्म हुए। एक इनकम का फॉर्म बन गया कि ट्यूशन भी सर के लिए इनकम हो गया, और दूसरा फॉर्म बना कि वो इनकम किस रूप में आया है? तो कैश के रूप में आया। उसी प्रकार जब हर्ष ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो लगाने वाला मालिक है, तो मालिक जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है दैट इज कॉल्ड पूंजी। क्या कहेंगे उसको? पूंजी या कैपिटल कहेंगे। और मालिक जो पैसा लगाया किस फॉर्म में लगाया, किस तरीके से लगाया? क्या वो अपना कार लगा दिया, क्या अपना लैंड लगाया, क्या अपना बिल्डिंग लगाया, कि अपना कैश लगाया? तो आपने यहाँ देखा कैश लगाया इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब ये पैसा बिजनेस में कैश आ गया 50 लाख रुपया। क्या मिस्टर हर्ष के पास पूरा 50 लाख रुपया ही रहा होगा? हो सकता है उसके पास 1 करोड़ रुपया रहा होगा, जिसमें 50 लाख को बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस में 50 लाख ही ना एसेट्स कैश आए। 50 लाख तो मिस्टर हर्ष का पर्सनल है, वो अपना कुछ भी करे। अब बताओ कि 50 लाख का बिजनेस में आ गया, तो ये पैसा खर्च करने वाला बिजनेस होगा ना, क्या मिस्टर हर्ष पर्सनल कर सकता है? नहीं करेगा। और वो करता तो फिर वो पैसा लगाया वो सब एडजस्ट कर लेंगे, और इस 50 लाख का हम यूज करेंगे।
तो बताइए इस बिजनेस जो चलेगा तो इसका कोई नाम होगा ना। मान लो कि आप जनरल स्टोर रख देते हैं नाम, ये बिजनेस का नाम हो गया। तो बिजनेस का नाम है क्या, जनरल स्टोर्स, है ना। तो ये कहलाएगा एंटिटी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। क्या बन गया बेटा, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी। हर्ष इज नॉट एंटिटी, हर्ष इज नॉट एंटिटी, हर्ष इज द नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन। हर्ष कौन है, इंडिविजुअल है। हर्ष इंसान है तो उसको हम नेचुरल पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, और हर्ष ने किसका निर्माण किया, जनरल स्टोर का। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी है, तो ये भी पर्सनल है, पर्सन है। लेकिन कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इन द सेंस इसको बनाया जाता है, बट आर्टिफिशियल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन है जो सांस में नहीं ले सकता है। अब बात ये आती है कि इसको इस बिजनेस को रन करने वाला तो मालिक कोई नेचुरल पर्सन ही ना होगा, मालिक होगा, मैनेजर होगा, स्टाफ होगा, यही सब होगा। अब कोई भी बिलिंग होता है, कोई भी बिलिंग, कोई भी बैंक अकाउंट अगर खोलते हैं तो हर्ष के नाम से बैंक अकाउंट खुलेगा कि जनरल स्टोर के नाम से, जनरल स्टोर के नाम से। कोई बिल होगा तो जनरल स्टोर्स के नाम से होगा, कुछ भी चीज होगी तो किसके नाम से होगी, जनरल स्टोर्स के नाम से। अब यहाँ पर जब बात ये आ रही है तो हर बिजनेस में ना एक एसेट्स होता है और एक लायबिलिटीज होता है। क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी। जैसे मान लो मेरे पास जो चीजें हैं ये सब एसेट्स है, हम किसी से कर्ज लिए हुए तो क्या है, लायबिलिटी है। तो बिजनेस में आप जनरल स्टोर कह सकते हैं कि जनरल स्टोर अलग हो गया और हर्ष अलग हो गया। जनरल स्टोर एक एंटिटी, बिजनेस एंटिटी हो गया, हर्ष एक इंडिविजुअल पर्सन हो गया। अब हर्ष अगर पैसा इसमें लगाए निकाले तो उसका हम बिजनेस के अकाउंट में एडजस्टमेंट करेंगे। अब बात ये आती है कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो किसके बुक में करेंगे, जनरल स्टोर बिजनेस के बुक में करेंगे, जनरल स्टोर के बुक में करेंगे कि हर्ष के बुक में करेंगे, जनरल स्टोर के बुक में करेंगे। हर्ष अपने घर पे अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम ले जा रहा है, क्या उसका एंट्री करेंगे जनरल स्टोर में, नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ मान लो कि कस्टमर आते हैं, उनको हम आइसक्रीम खिला दिए दुकान पे, तब करेंगे एंट्री, एकदम करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि एनी ट्रांजैक्शन विच आर द नेचर ऑफ बिजनेस मस्ट बी अकाउंटेड फॉर, उसी का हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जब प्रोप्राइटर और बिजनेस जो है ये दोनों सेपरेट है, क्या है, सेपरेट है। तो हम कह सकते हैं प्रोप्राइटर एंड बिजनेस both are separate from each other. It's called business entity concept. तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? Business entity concept is a concept where proprietor and business both are separate from each other. The proprietor and business both are separate from each other. It's called business entity concept. कोई दिक्कत नहीं है? For business, capital is the internal liability and cash is the asset because cash का हम यूज कर सकते हैं। कौन यूज करेगा? ये 50 लाख बिजनेस आ गया तो बिजनेस यूज करेगा। अगर मान लो बिजनेस बंद हो जाए तो पैसा फिर किसको वापस जाएगा? हर्ष हो जाएगा। तो बिजनेस बोलेगा भाई पैसा तुम रख लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? ये लिखने की जरूरत है क्या? हाँ, ये लिख लो आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं, छोड़ दीजिए। और इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर मर्ज कर देते हैं। ठीक है, खत्म हो गया क्या?
इसको नोट डाउन करो। Where proprietor and business both are separate from each other। और हम कोई भी अकाउंटिंग करेंगे तो जो बिजनेस से रिलेटेड है उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। प्रोप्राइटर का पर्सनल ट्रांजैक्शन अगर कुछ होता है तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मेजर मतलब मेजर करना, वैल्यूएशन करना कह सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने यूएस से मशीन इंपोर्ट किया $10,000 का, तो हम यहाँ इंडिया में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो $10,000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको मनी के फॉर्म में। मनी मतलब होता है लीगल करेंसी ऑफ दैट कंट्री। यूनाइटेड स्टेट डॉलर इज नॉट द मनी फॉर इंडिया। पुराना 500 का नोट है आपके पास? नहीं होगा। या 2000 का नोट होगा? नहीं होगा, वो भी बंद हो गया ना, सुने हैं हाल ही फिलहाल बंद हुआ ना। अब आपके पास है तो कागज का टुकड़ा है। सपोज करिए कि मेरे पास पुराना एक 500 का नोट, मान लो कि मेरे पास घर में, कभी ऐसा तो नहीं हो सकता है लेकिन संजोग वो मान लो कि हो गया कि 500 रुपए का एक गड्डी ही वहीं कहीं मिल गया, करीब थोड़ी का। और वो मिला कब? जब ड्यू डेट सब खत्म हो गया है तब, मतलब कल ही मिला हमको। तो हम खुश होंगे कि माथा पकड़ के, ऐसे दुख होंगे, माथा पकड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे उसका? अपने बाल बच्चों को दिखाएंगे कि देख ये नोट था जो हमारे जीवन में था तो बंद हो गया, तुम इसको संभाल कर रखना। क्या कर सकते हो? वो अब हो गया है, मनी नहीं है वो, अब वो गुड्स हो गया। अब करेंगे क्या उसका? उसको संभाल कर रखना पड़ेगा हमको। कि अपने बच्चों को बताएंगे कि तुम भी इसको संभाल कर रखना। तुम्हारा जब शादी वगैरह होगा, तुम्हारा बाल बच्चा होगा, तुम उसको भी बोलना कि संभाल कर रखना गोदरेज के लॉकर। ऐसे करके तुम बोले कि तुम जितने भी आने वाले वंश होगा वैसे बताते रहना, तब तक तो हम तो रहेंगे नहीं। 100-150 साल बाद, 200 साल बाद, जब बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा बेटा जब आएगा, अरे देखो एक समय हुआ करता था आज से 150 साल पहले, एक भारत के प्रधानमंत्री थे। शायद उस वो जो 500 की वैल्यू, जो मतलब कि एक कागज का टुकड़ा डेट टाइम होगा, उसको हम वो जो वंश होगा आने वाला, वो हो सकता है उसके लाखों करोड़ों कमा ले। पुराना सामान को हम बेचते हैं ना, जैसे 5 पैसे का सिक्का को खरीदेगा तो 100-150 रुपये देने पड़ेंगे। तो मनी मेजरमेंट का मतलब हुआ कि मनी मीन्स व्हाट? मनी मीन्स द लीगल करेंसी ऑफ दैट कंट्री एंड द करेंसी which are circulate in the economy। जो मनी इन सर्कुलेशन है, मनी क्या है? सर्कुलेशन। जैसे मान लो मेरे पास 500 के नोट है अभी, तो 500 नोट है तो इंडिया में कहीं भी हम फ्रीली उसको, उसके साथ हम खरीद बेच सकते हैं कि नहीं? खरीद सकते हैं कोई सामान, सर्विस ले सकते हैं सामान। कोई भी ऐसा थोड़ी है कि बोलेगा नहीं हम पैसा नहीं लेते हैं, बोलेगा ऐसा? नहीं बोल सकता। लीगली मेरी ऑब्लिगेशन बन जाएगी या किसी की ऑब्लिगेशन बन जाएगी, ये मनी चलता है तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन हम डॉलर देके हमें बोले कि भैया डॉलर रख लो तो नहीं दे सकते हैं। बोले भैया डॉलर नहीं चलता है सर, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मनी मीन्स क्या हुआ? लीगल करेंसी ऑफ दैट। ठीक है, या कर सकते हैं करेंसी which are circulate in the इकोनॉमी। ठीक है ना?
INR, इसका फुल फॉर्म जानते हैं? इंडियन नेशनल रुपीज। इंडियन नेशनल रुपी। इसका सिंबल जानते हैं? इंटरनेशनल सिंबल। यस सर। आजकल फोन वगैरह लीजिए तो ये सिंबल रहता है ना Yes. रुपए का। तो इज द मनी फॉर इंडिया। USD जानते हैं? यस। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ये ना होता है। यस। अब ये क्या है? इज द मनी फॉर क्या? यूएस। अब अमेरिका में अगर आपका नौकरी होता है तो वहां पर अकाउंटिंग करेंगे तो सबको किस में कन्वर्ट करना है? डॉलर में। इन्फोसिस कंपनी का नाम सुने हैं? यस सर। कहाँ की है? ये इंडिया का है। इन्फोसिस इंडियन कंपनी है और ये कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस करती है। अब यूएस में उसका जो ब्रांच होगा, इंडियन कंपनी का ब्रांच यूएस में है, तो वहाँ जो ब्रांच हो वहाँ अकाउंटिंग किस फॉर्म में होता होगा? अब मान लो कि आपका जो एजेंसी इन्फोसिस में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका जॉब यूएस इन्फोसिस में हो गया, यूएस में चले गया तो बहुत बड़ा है, मतलब सीए बनने के बाद सब हो सकता है। मान लो आप इन्फोसिस कंपनी के ब्रांच बेंगलोर में है, वहाँ आपका प्रमोशन हुआ, मतलब कि आपका अच्छा काम हुआ तो प्रमोशन हुआ, तो कंपनी बोलती है आपको यूएस भेजा जा रहा है, जा सकते हैं। एमएनसी में तो ये अपॉर्चुनिटी रहता है हमेशा, एमएनसी में हमेशा अपॉर्चुनिटी बना रहेगा कि फॉरेन आपको मिल सकता है। अब मान लीजिए आप वहाँ के अकाउंटिंग करिएगा, तो यहाँ अकाउंटिंग कर रहे थे, यहाँ अगर आप कोई भी किए तो डॉलर रुपये में कर रहे थे, वहाँ चले तो किस में करना पड़ेगा? डॉलर में। तो डॉलर है ना, समझ गए? तो मनी समझ गया। अब यहाँ पर अगर इफ we doing accounting in India, then all economic transactions must be recorded in terms of INR। कोई दिक्कत नहीं है। सपोज समझते हैं ना? एन इंडियन फर्म मतलब बिजनेस एंटिटी हो गया, जैसे मान लो इन्फोसिस कंपनी है ना, बाय सॉफ्टवेयर। क्या ये तो आईटी कंपनी है, तो इसने क्या खरीदा? सॉफ्टवेयर फ्रॉम यूएस फर्म। मान लो किससे खरीदेगा? किससे खरीदवा दे? अमेजोन से, माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की है? अमेरिका की है ना। उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत सब है माइक्रोसॉफ्ट का, बिल गेट्स खुद है ब्रांड एम्बेसडर है। अब माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ जानते कौन है? आप बताइए। तो फिर आप नहीं जानते? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का नहीं है भाई, माइक्रोसॉफ्ट यूएस का। अच्छा, सीईओ इंडियन है। देखो जानोगे तो बड़ा मजा आएगा, तब इंटरेस्ट आएगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है उसका नाम है सत्या नडेला, ये इंडिया का है। गूगल सीईओ तो जानते ही होंगे आप। चलो इंडिया का, इंडियन। हाँ, तो यूएस फॉर्म कहाँ का है? मतलब कि यूएस का है। अब वो फॉर USD 10,000 $10,000 का खरीदा है इंडिया में। यहाँ तो यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ेगा? एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? एक्सचेंज रेट का मतलब हुआ क्या रेट फॉरेक्स से चलता है? तो $1 इक्वल टू चलता है मान लो 82 रुपी। ये एक्सचेंज रेट हो गया। तो अगर हम इंडिया में वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर करें इन इंडिया कितना होगा? 82 रुपी इंटू
$10,000 कितना आएगा? 8,20,000। बोलिए हाँ ना। Yes. तो हम जब बिजनेस अकाउंटिंग करेंगे, जो भी अकाउंटिंग है, तो कितना रिकॉर्ड करेंगे? 10 साल के 8,20,000। कितना रिकॉर्ड करेंगे इंडिया में? 8,20,000 की $10,000। 8,20,000। यही वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो हमें मेजर करना है। किस फॉर्म में बेटा? मनी के फॉर्म में मेजर करने। कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए इसमें। दिख रहा है कि जूम आउट जो कर दो। चलो आज के लिए इतना ही।